हेलो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप कतर में स्टार्ट हो चुका है। पर यह कोई आम बात नहीं है। कतर वो देश है जिसके पास आज से कुछ साल पहले ना तो कोई अच्छा स्टेडियम था, ना ही कोई मजबूत फेडरेशन जो उसे वर्ल्ड कप का होस्ट बनाता। लेकिन कतर ने ये कैसे किया? दरअसल इसके पीछे बहुत सारा करप्शन शामिल है, जिसने इस इवेंट को दुनिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल के रूप में हाईलाइट किया है। कतर ने कैसे किया ये सब और कतर के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगे हैं, जानेंगे ये सब कुछ इस वीडियो से। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या जरूरत पड़ी कतर को ये सब करने की। दोस्तों, कतर वो देश है जिसकी जीडीपी अभी $100 बिलियन के करीब है, जबकि उसका बजट लगभग $50 बिलियन का होता है। यानी जितना पैसा कतर को एक साल में चाहिए उससे दोगुना वो कमा रहा है। और इसी वजह से कतर एक काफ़ी अमीर देश है। लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री की तरह कतर को भी ये मालूम है कि वो ज़्यादा दिनों तक तेल बेच के अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकता। इसलिए वो भी दुबई की तरह टूरिज्म, नए बिजनेस और बाकी चीज़ों पर फोकस कर रहा है। ऐसे में कतर को लगा कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे आसान रास्ता है फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में करवाया जाए, क्योंकि पिछली बार का वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था और उस वर्ल्ड कप को टोटल 3.6 बिलियन लोगों ने देखा था। यानी दुनिया की आधी पॉपुलेशन ने इस वर्ल्ड कप को देखा था। और इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ल्ड कप को टोटल 5 बिलियन लोग देखेंगे और 12 लाख लोग तो सिर्फ लाइव मैच देखने के लिए ऑलरेडी कतर पहुंच चुके हैं, जो दर्शाता है कतर दुनिया का ध्यान खींचने में अभी तक कामयाब रहा है। अब आते हैं करप्शन पर। जब कतर वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए बिड कर रहा था, तब उसके खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया जैसे देश भी बिड कर रहे थे। और ये बहुत नेचुरल था कि कतर की जगह इन देशों में से किसी एक को होस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि कतर के पास ना तो उस समय स्टेडियम थे, ना ही वहाँ पे ऐसी कंडीशन थी जहाँ पर प्लेयर खेल सकें, क्योंकि जनरली फीफा वर्ल्ड कप जून में कराया जाता है। उस समय कतर में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है और यहाँ पर कतर ने अपने सुपर पावर का इस्तेमाल किया। फीफा में होस्ट डिसाइड करने के लिए 24 लोग वोट डालते हैं, जो दुनिया भर के 211 देशों की 6 कॉन्फेडरेशन से आते हैं। कतर का प्लान बड़ा ही सिंपल था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा देके अपनी तरफ कर लो। मज़ेदार बात यह है कि 2010 में जब वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए वोटिंग हो रही थी, तो सिर्फ 22 लोगों ने ही वोट डाला, क्योंकि 2 लोग पहले से ही स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। सबसे पहले वोट खरीदने के लिए कतर ने अफ्रीकन फुटबॉल एग्जीक्यूटिव को पैसा खिलाया। यहाँ के 3 मेंबर्स को $10 लाख की पेशकश की गई और वो जब नहीं माने तो डील $15 लाख में क्लोज हुई और अफ्रीका का वोट कतर के फेवर में चला गया। इसके बाद कतर के हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने अलग अलग देशों की सरकार को रिश्वत देना चालू कर दिया। और वोटिंग के कुछ दिन पहले कतर ने थाईलैंड के साथ सस्ते रेट पर क्रूड ऑयल बेचने की डील फाइनल कर दी, जिससे थाईलैंड का वोट भी कतर के फेवर में आ गया। इसके बाद कतर के एमिर ब्राजील गए और वहाँ के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा से मिले। और इसके बाद खबर आती है कि कतर एयरवेज ब्राज़ील तक डेली 3 फ्लाइट की सर्विस शुरू करेगा। और इसके अलावा कतर ब्राज़ील में कई तरीके के इन्वेस्टमेंट भी करेगा, जिसके बाद ब्राज़ील का वोट भी कतर के पक्ष में आ गया। कतर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था यूईएफए कॉन्फेडरेशन को अपने पक्ष में करना, क्योंकि इस कॉन्फेडरेशन में रशिया, फ्रांस और कई यूरोपियन देश शामिल थे और इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर कंट्रीज भी थी। इसके बाद खबर आती है कि कतर के एमिर के बेटे यूईएफए के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद कतर एयरवेज कंपनी के साथ काफ़ी महंगी डील साइन कर लेता है। कतर ने तो एयरवेज से $1 बिलियन के राफेल जेट भी खरीद लिए और फ्रांस फुटबॉल टीम की ब्रॉडकास्टिंग राइट को भी काफ़ी ऊंचे दाम में खरीद लिया। उस वक्त ये डील फ्रांस के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उस वक्त फ्रांस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। इसके बाद एक और न्यूज़ बाहर आती है, जिसमें एक वोटिंग मेंबर ने अपनी ज़मीन मार्केट रेट से काफ़ी ऊंचे दाम पर कतर को बेच दी और ये भी एक लीगल तरीका था रिश्वत देने का। ऐसा करते हुए कतर ने 22 वोट अपने फेवर में कर लिए थे। दोस्तों, कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग राइट मिलने के बाद से 24 लोगों में से 2 को डिस्क्वालीफाइड और 16 मेंबर को फीफा ने बैन कर दिया है, क्योंकि करप्शन की खबर बाहर आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी फीफा ने कतर के होस्टिंग राइट वापस नहीं लिए और राइट वापस लेता भी कैसे है। आखिरकार
कतर फीफा पर पैसे की बारिश जो कर रहा था। रशिया ने पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए $12 बिलियन खर्च किए थे। उसके पहले जब ब्राजील को होस्टिंग राइट मिली थी तो उन्होंने $15 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन कतर ने पूरे इवेंट के लिए $229 बिलियन खर्च किए हैं, जो अडानी और अंबानी की टोटल नेटवर्थ से भी ज्यादा हैं। इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप बन गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले 8 वर्ल्ड कप में जितना पैसा खर्च हुआ है उसका 4 गुना पैसा कतर ने इस वर्ल्ड कप पर खर्च कर दिया है। कतर ने इस पैसे का इस्तेमाल पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया। उन्होंने 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल, नया एयरपोर्ट, 8 फुली एयर कंडीशन स्टेडियम, मॉल और मेट्रो स्टेशन तैयार किए। इसके अलावा कतर ने अपने हॉट क्लाइमेट में स्टेडियम में घास लगाने के लिए अमेरिका से घास के बीज भी इंपोर्ट किए। लेकिन सिर्फ करप्शन की वजह से यह वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से नहीं गिरा हुआ है, बल्कि बात और भी ज्यादा बड़ी है। और जितना कुछ भी कतर ने किया है इसके लिए इनके पास सिर्फ 12 साल का वक्त था और इसी वजह से उन्हें 30,000 से भी ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी, जो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में घंटों लगातार काम करते रहे। इसके लिए उन्होंने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपीन जैसे देशों से वर्कर्स को अपने यहाँ बुलाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है अगली कंट्रोवर्सी की। कतर पे यह इल्जाम आया कि इन वर्कर्स को कतर ने गुलाम की तरह ट्रीट किया। उन्हें शहरों से दूर इंडस्ट्रियल एरिया में घर दिए गए और एक रूम में 7 से 8 लोगों को जबरदस्ती रखा गया। किचन से लेकर वॉशरूम तक की हालत बहुत खराब थी और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को काम को बीच में छोड़ के जाने की भी अनुमति नहीं थी। दोस्तों, कतर में कफाला सिस्टम चलता है, जिसमें पहले गरीब देशों से लोगों को लेके आया जाता है और इन्हें लाने के लिए 2 से 3 लाख की भर्ती करने के लिए फीस ली जाती है। और जो आदमी पहले से गरीब है वो ज्यादा कमाई की उम्मीद में लोन ले लेता है और ये फीस भी भर देता है और यहाँ वो फंस जाता है, क्योंकि कतर आने के लिए उसने इतना पैसा उधार ले लिया है जिसे चुकाने के लिए उसे यहाँ काम करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो फिर भी काम नहीं करना चाहता है तो उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी अपने एजेंट से रिटर्न में परमिशन लेनी होती है। और अगर एजेंट परमिशन नहीं देता है तो उस लेबर के पास अपने घर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि कतर पहुंचते ही ये एजेंट इन लोगों से पासपोर्ट ले लेता है। और कई बार ये एजेंट अपने लेबर्स को हर महीने सैलरी भी नहीं देते हैं, जिसके कारण वर्कर्स की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर वर्कर्स काम छोड़ देते हैं तो उन्होंने जो काम अब तक किया है उसका पैसा भी उन्हें नहीं मिलता है, जिसके कारण ये वर्कर नहीं चाहते हुए भी इतनी गर्मी में काम करते रहते हैं। द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से अब तक स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन से जुड़े 6,500 माइग्रेंट वर्कर की डेथ हो चुकी है। कतर ने इस एलिगेशन को डिनाई करते हुए कहा है कि इन वर्कर्स की डेथ नेचुरल कॉसेस से हुई है। एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में यहाँ पे 50 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी है, 500 से ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हैं और 37,600 को मॉडरेट इंजरी फेस करनी पड़ी है। और जो लोग भी कतर से काम करके लौटे हैं उनके इंटरव्यू इंटरनेट पे हर जगह मौजूद हैं और वो जिस हिसाब से वहां की वर्किंग कंडीशन के बारे में बताते हैं वो किसी को भी कतर के खिलाफ गुस्से से भर देगी। दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में ये भी सामने आया है कि ये टूर्नामेंट पहले से फिक्स है। कतर का पहला मैच इक्वाडोर के साथ था और उस मैच से पहले एक खबर बाहर आती है कि कतर ने इक्वाडोर के प्लेयर को रिश्वत देने की कोशिश की थी ताकि कतर मैच जीत जाए, लेकिन ये खबर सही वक्त पर बाहर आ गई और कतर मैच 2-0 से हार गया। अब मैच फिक्सिंग की बात कितनी सही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ओपनिंग मैच के बाद इक्वाडोर की टीम ने बी वॉन्ट बियर के नारे लगाए, क्योंकि कतर एक इस्लामिक कंट्री है और जहां पब्लिक प्लेस पे ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। इसलिए कतर ने मैच देखने वाले लोगों के लिए ग्राउंड में बियर पीना बैन कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में अलकायदा की यमन ब्रांच ने एक एडवाइजरी के जरिए मुस्लिम लोगों को कहा है कि वो इस फीफा वर्ल्ड कप से दूर रहें। उनका कहना है कि ये वर्ल्ड कप अपने साथ इमोरल लोगों को लेके आया है और इमोरल लोगों से उनका मतलब होमोसेक्सुअल और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से है। इसके रिस्पॉन्स में जर्मनी, इंग्लैंड और नेदरलैंड फुटबॉल टीम के कप्तान ने अपनी नाराजगी जताई है और इसका विरोध करने के लिए वो लोग वन लव बैंड पहनना चाहते थे। दोस्तों, वन लव बैंड एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के समर्थन का प्रतीक है, पर वन लव बैंड को पहनने से भी कतर ने रोक लगा दी, जिसके बाद
जर्मनी की पूरी टीम ने अपना विरोध जाहिर करने के लिए अपना मुंह हाथ से ढक लिया था। यहाँ हम देख सकते हैं, एक तरफ कतर खुद को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट्स उसे कंजर्वेटिव सोच के बारे में बताते हैं। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कतर एक ऐसा देश है जिसको दुनिया इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। जब से रशिया पर युद्ध के कारण नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने पर बैन लगाया गया है, तब से कतर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाली एलएनजी गैस का 1/4 यानी 77 मिलियन टन कतर अकेला एक्सपोर्ट करता है और आने वाले 4 से 5 सालों में यह मात्रा बढ़ के 126 मिलियन टन होने का अनुमान है। कतर दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यह अमेरिका को पहले से पता है। यही कारण है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जनवरी में कतर को नाटो का नॉन स्ट्रेटेजिक अलाय का दर्जा दिया था। इससे साफ हो जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज भले ही कतर को ह्यूमन राइट या फिर सबको समान अधिकार नहीं देने के लिए कितना भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो कतर का हाथ मिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के साथ हमें एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि अगर दुनिया के सबसे फेमस स्पोर्ट में इतना ज्यादा करप्शन हो रहा है तो इसका असल जिम्मेदार कौन है, और ऐसी स्थिति में खेल भावना कितनी रह जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।